अध्याय 69 अजीब मंदिर हॉल। जो वेन पहले से ही अंडरग्राउंड बुद्धा सिटी से बहुत परिचित थे। परिवर्तित बुद्ध हृदय कमल को मारने से पहले वह पूरी गति से चांदी की दीवार वाली उड़ने वाली चिंटी पर सवार होकर कमल तालाब तक गया था। लेखों को परिवर्तित बुद्ध हॉट कमल को मारने के लिए उन्हें कलाकारों के माध्यम से यात्रा करने के लिए किसी के इंतजार की आवश्यकता थी। हालांकि झो वेन को बस अपने रक्त रंग के अवतार को पुनर्जीवित करने और कालकोठरी को ताज़ा करने की बर्बादी हुई थी, जिससे गेम को एक नए विकसित बुद्ध हृदय लोड्स को पुनः पेश किया जा सके। वह इसे अनंत काल तक वास्तविक रूप से मार्च कर सकता था। परिवर्तित बुद्ध हृदय कमल को मारना अब झो वेन के लिए बेहद आसान था। मानक का पालन करने के बाद इसे नष्ट कर दिया गया। डिंग कुकुरी मधुर झनकार के साथ कमल से एक वस्तु गिरी। एक दोस्त जानवर। झो वेन बहुत खुश थी क्योंकि उसे कभी इसकी उम्मीद नहीं थी। हालांकि वह वर्तमान में लेजेंडरी कॉम्पेनियन बेस्ट्स को इंक्यूबेट करने में असफल थी। वह जो कर सकती थी वह खून के रंग के अवतार की मौत का उपयोग करके सिल्वर की वैली वाली उड़ने वाली चिंटी की तरह एक अधूरा अवतार बनाना था। ऐसा करने का कोई मतलब नहीं था। झो वेन को पहले से ही एक सिल्वर विंग फ्लाइंग चींटी को बनाए रखना काफी मुश्किल लग रहा था, इसलिए एक और चींटी शायद उसे देवी बना दिया। जब रक्त रंग के अवतार ने बुद्ध हॉट कमल उठाया तो सिस्टम ने फ्यूशन अधिसूचना दी। उत्परिवर्तित बुद्ध हॉट लोट्स और सिल्वर विंग फ्लाइंग एंट का अनुकूलता स्कोर 3% है। उत्परिवर्तित बुद्ध हृदय कमल और उत्परिवर्तित कंकाल चींटी का अनुकूलता स्कोर 5% है। फ्यूजन के साथ आगे बढ़ें। मेरी गांड का सम्मिलन। झो वेन को उदास महसूस हुआ। अनुकूलता स्कोर इतना कम था कि सफल सम्मिलन की संभावना लॉटरी लगने से अलग नहीं थी। उसे जोखिम लेने की कोई जरूरत नहीं थी। काश मैं उत्परिवर्तित बुद्ध हॉट लोट्स को खेल से बाहर कर पाता। यदि संभव हो तो झो वेन ने अध्ययन में कुछ समय बिताया, लेकिन ऐसा कोई कार्य नहीं मिला। हालांकि झो वेन को यह भी एहसास हुआ कि अगर वह इसे वास्तविकता में लाएगा तो वह इसे बेच नहीं पाएगा। यह समझाना कठिन होगा कि उसने उत्परिवर्तित बुद्ध हॉट लोट्स कंपेनियन एग कैसे प्राप्त किया। रहस्यमय फोन के फंक्शन का उपयोग करते हुए झो वेन ने सीधे कंपेनियन एग के आंकड़ों की जांच की। उत्परिवर्तित बुद्ध हृदय कमल पौराणिक जीवन प्रोविडेंस टर्बिड वाटर्स क्लियर लोट्स। ताकत 15, गति 13, संविधान 12, मौलिक ऊर्जा 18, प्रतिभा कौशल रक्त पैटर्न वाला बुद्ध पहलू। ये देखकर झो वेन को कुछ निराशा हुई। विशिष्ट पौराणिक साथी जानवर की तुलना में उत्परिवर्तित बुद्ध हॉट लोट्स आंकड़ों में बहुत भयानक नहीं था। हालांकि एक उत्परिवर्तित बुद्ध हॉट लोट्स कितना शक्तिशाली था इसकी तुलना में इस साथी जानवर के आंकड़े कुछ भी प्रशंसनीय नहीं थे। यह विशेषकर प्रतिभा कौशल के लिए था। उत्परिवर्तित बुद्ध हृदय कमल में 4 मौलिक ऊर्जा कौशल होने चाहिए, लेकिन इसमें केवल एक ही था। स्पष्टतः ये वे आंकड़े नहीं थे जो एक उत्कृष्ट कंपेनियन बीस्ट के पास होने चाहिए। झो वेन शुरुआत में कुछ झिझक रहे थे, लेकिन अब उन्हें कोई संदेह नहीं था। उन्होंने फ्यूशन के साथ आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया और चांदी के पंखों वाली उड़ने वाली चींटी को उत्परिवर्तित बुद्ध हृदय कमल खिला दिया। उन्होंने मूल रूप से कल्पना की थी कि चांदी के पंखों वाली उड़ने वाली चींटी को वयस्क होने के बाद खिलाने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि वह गलत थे। चांदी के पंखों वाली उड़ने वाली चींटी को न केवल भोजन की आवश्यकता थी, बल्कि उसे पहले से कहीं अधिक भोजन की आवश्यकता थी। चांदी के पंखों वाली उड़ने वाली चींटी को उत्परिवर्तित बुद्ध हृदय कमल खिलाने के बाद थोड़ी भूख की अधिसूचना गायब होने के अलावा कोई स्पष्ट परिवर्तन नहीं हुआ। मैं इसे इंक्यूबेट करने से पहले हमेशा तब तक इंतजार कर सकता हूं जब तक मेरे पास उत्कृष्ट श्रेणी का उत्परिवर्तित बुद्ध हॉट लोट्स ड्रॉप न हो जाए। झो वेन स्वाभाविक रूप से अधिकतम आंकड़ों के साथ एक उत्परिवर्तित बुद्ध हॉट लोट्स कंपेनियन जानवर की कामना करते थे। आखिरकार उसके पास भविष्य में उत्परिवर्तित बुद्ध हॉट लोट्स को पीसने के लिए बहुत समय था, इसलिए उसे प्राप्त करना केवल समय और भाग्य की बात थी। तालाब में सभी बुद्ध हृदय कमलों को मारने के बाद उसे कोई सामान्य बुद्ध हृदय कमल साथी अंडे नहीं मिले और वह सीधे छोटे बुद्ध मंदिर की ओर चला गया। छोटे बुद्ध मंदिर में प्रवेश करने के बाद झो वेन ने अपनी ऊर्जा परिसंचरण को खोए हुए अमर सूत्र से छोटे बुद्धि पूर्णता सूत्र में बदल दिया। फिर उसने रक्त रंग वाले अवतार को मंदिर हॉल में जाने के लिए नियंत्रित किया। बुद्ध की प्रतिमा में अभी भी रक्तरंजित अवतार को देखते हुए एक क्रूर अभिव्यक्ति थी, लेकिन इस बार बाद वाला तुरंत नहीं मरा। मैं सफल हो गया हूँ। लघु बुद्धि पारमिता सूत्र वास्तव में इस मंदिर हॉल से संबंधित है। झो वेन खुश था क्योंकि वह रक्त रंग के अवतार के साथ आगे बढ़ता रहा। आखिरकार उसने देखा कि मंदिर के हॉल के अंदर क्या था। मंदिर के हॉल में कई बौद्ध भित्ति चित्र थे, हालांकि
वे झो वेन द्वारा अतीत में देखे गए भित्ति चित्रों से भिन्न थे। यहाँ के भित्ति चित्र नरक के दृश्यों जैसे लग रहे थे। बैल के सिर वाले राक्षसों को उबलते तेल में डाला जा रहा था, साथ ही पक्षी के सिर वाले और मानव शरीर वाले राक्षसों की जीभ बाहर निकाली जा रही थी। वहां ऐसे भूत प्रेत भी थे जिन्हें 2 टुकड़ों में काट दिया गया था। पूरा मंदिर डरावना और भयानक दिखाई दे रहा था, मानो यह नरक का कोई दंडकक्ष हो। और बुद्ध की मूर्ति सामान्य मूर्ति से बहुत अलग थी। इसके क्रूर चेहरे के अलावा इसके 2 अन्य चेहरे भी थे। इसके एक सिर पर 3 चेहरे थे, जिसमें से एक चेहरा झो वेन के सामने क्रूर लग रहा था। जहां तक किनारों पर चेहरों की बात है, बाईं ओर का चेहरा उदार दृष्टि और मुस्कान के साथ सामान्य बुद्ध प्रतिमा के समान दिखता था। हालांकि दाहिना चेहरा सामने वाले चेहरे से भी अधिक अजनबी था। यह एक रोता हुआ चेहरा था जिसकी आंखों के किनारों पर खून के आंसू थे। क्रूरता के बीच थोड़ी उदासी भी थी। वह कौन सा बुद्ध है? झो वेन चिंतित और हैरान था। उसने बौद्ध धर्म के बारे में जो थोड़ा भी जानता था, उसमें से किसी 3 मुखी बुद्ध के बारे में कभी नहीं सुना था। मंदिर में कोई चिन्ह नहीं था, न ही बुद्ध प्रतिमा के नाम का संकेत देने वाला कोई चिन्ह था। बुद्ध को छोड़कर पूरा हॉल खाली था। वहां कोई आयामी प्राणी भी नहीं थे। झो वेन की उलझन के बीच उसने बुद्ध प्रतिमा की 6 आंखों को सुनहरी चमक से चमकते देखा। फिर पत्थर से उकेरी गई प्रतीत होने वाली मूर्ति में धीरे धीरे एक सुनहरा आभा भर गया, जिससे वह सोने का पानी चढ़ा हुआ दिखाई देने लगा। झो वेन घबरा गया क्योंकि उसने खून के रंग के अवतार को पीछे हटने की कोशिश की। विसंगति के कारण निश्चित रूप से कुछ भयावह था। हालांकि खेल में मौत सच्ची मौत नहीं थी, झो वेन खून की एक बूंद भी बर्बाद नहीं करना चाहता था। हालांकि इससे पहले कि झो वेन हॉल से बाहर निकल पाता, 6 आंखें टॉर्च की रोशनी की तरह चमक उठी, जिससे उसका शरीर रोशन हो गया। फिर उसने बुद्ध की मूर्ति को बोलते हुए देखा। हालांकि कहे गए शब्द ध्वनिहीन थे। इसके बजाय वे टेक्स्ट फॉर्म में स्क्रीन पर दिखाई दिए। मेरे पवित्र बच्चे, एक बौद्ध प्रतिनिधि जो भूमि पर चलता है, तुम बुद्ध की कृपा अर्जित करोगे। आप 3 बौद्ध प्रकार के प्राणियों में से किसी एक को अपने संरक्षक के रूप में चुन सकते हैं। जैसे ही पाठ प्रकट हुआ, बुद्ध प्रतिमा के सोने से बने शरीर की दोनों भुजाएं धीरे धीरे ऊपर उठीं। उसकी हथेलियों में प्रकाश के भंवर संघनित हुए और धीरे धीरे 3 साथी अंडे बन गए। 3 साथी अंडे सुनहरी रोशनी से ऐसे चमक रहे थे जैसे कि वे एक अजीब बौद्ध चमक उत्सर्जित कर रहे हों। कि अच्छा, एक साथी अंडा सीधे दिया जाता है। क्या हकीकत में छोटे बुद्ध मंदिर के साथ भी ऐसा ही है? झो वेन चिंतित हो गया क्योंकि उसने ध्यान से 3 साथी अंडों का आकार लिया। वे सुनहरी रोशनी से चमक रहे थे, मानो बौद्ध चमक से सुरक्षित हों। एकमात्र अंतर आकार का था, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि वे एक ही साथी जानवर नहीं थे। झो वेन ने 3 कंपेनियन एग्स के आंकड़ों की जांच करने के लिए फोन का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। वह बस अपनी किस्मत आजमा सकता था। अध्याय 70:3.1 चुने। नग्न आंखों से देखने पर 3 प्रकार के सोने के अलग अलग रंग के थे, लेकिन 3 प्रकार के सोने के अलग अलग थे। ये खेल में था। झो वेन को पता नहीं था कि 3 दोस्त अंडे कितने बड़े थे। तुलना के रूप में रक्त रंग के अवतार का उपयोग करते हुए सबसे बड़े मित्र व्यक्ति की पैठ का लगभग आधा हिस्सा था। इसके चारों ओर केवल सुनहरी बुद्ध की चमक घूम रही थी, बल्कि सुनहरी चमक के बीच एक लाल रंग भी था। हालांकि उसका तापमान तो ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन विशाल अंडा अंदर से बहुत गर्म लग रहा था। सबसे बड़ा दोस्त अंडा सबसे छोटा था। ये रक्तवर्ण अवतार का आकार के बराबर था। ये भी सुनहरा था, लेकिन कॉम्पेनियन एग स्टॉक्स ओपल की तरह क्रिस्टलीय था। बीच का साथी अंडा लगभग 100 कप बॉल के आकार का था। ऐसा लग रहा था जैसे सोने से तड़का दिया हो और इसका बाहरी किरदार इसे खाबर पैटर्न से भरा हो। वे बौद्ध धर्मग्रंथों की तरह लग रहे थे जिनमें वे समझ नहीं पाए। मुझे किसको सूचीबद्ध करना चाहिए? झो वेन ने 3 सहयोगियों एंडो को आकार दिया, जिससे वह दिवालिया हो गया। हालांकि वह रक्त रंग के अवतार के समान ही शांतिपूर्ण भावनाओं को महसूस कर सकता था, लेकिन उसने ये स्वीकार नहीं किया कि उसकी दृष्टि बेहतर थी। मेरे बच्चे, अपने दिल की बात चुनाव करो। संकोच करने की कोई जरूरत नहीं है। विचित्र 3 मुख वाले बुद्ध फिर बोले। और फिर ये पाठ रूप में प्रकट हुआ। झो वेन ने देर से कुछ सोचा और महसूस किया कि इसमें कोई बात नहीं है। उसने पहले कभी अपने 3 दोस्तों एंडो के बारे में नहीं बताया था और अपने करीबियों को आधार बनाकर कुछ नहीं बताया था। हो सकता है कि वह उनमें से किसी एक को चुन ले जो उसे पसंद आए और बाकी को भाग्य पर छोड़ दे। इस पर ध्यान दिया गया। झो वेन ने और आर्द्र नहीं किया। उसे 3 दोस्तों ने अंडों में से सबसे छोटे अंडे का शिकार बनाने के लिए खून के रंग का अवतार मिला दिया।
खून के रंग के अवतार के हाथ में छोटा दोस्त अंडा एक स्टोन क्रिस्टल की तरह दिखाई दिया। इंस्टेंट बौद्ध धर्म की चमक निकल पोस्ट प्राप्त पौराणिक मित्र अंडा सत्य श्रोता स्वचालित रूप से इनक्यूबेटिंग तारांकन का तुम मुझे मारने जा रहे हो। झो वेन तुरंत चिल्लाया और रहस्यमय फोन को हाथ से फेंक दिया। एक पौराणिक साथी अंडा बहुत मजबूत और प्रभावशाली था, लेकिन झो वेन खुद को जानता था। उसकी आदिम ऊर्जा के साथ केवल एक पौराणिक साथी अंडे को सेना ही उसे सूखने के लिए पर्याप्त था, एक पौराणिक साथी अंडे को तो बिल्कुल भी नहीं। दुर्भाग्य से झो वेन थ्रो करने में तेज नहीं थे। फोन से एक भयानक शक्ति निकली और उसने तुरंत झो वेन की मौलिक ऊर्जा को सोख लिया। मौलिक ऊर्जा के 11 बिंदु दयनीय थे। झो वेन को तुरंत थकान महसूस हुई और यह सब कुछ नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका खून किसी पानी के पंप द्वारा चूस लिया गया हो, जो उसकी 10 उंगलियों तक इकट्ठा हो रहा हो। उसकी अंगुलियों के सिरे फट गए और खून की 10 धारें फोन पर गिरी और तुरंत ही फोन ने उसे साफ कर दिया। मैं बर्बाद कर रहा हूँ। क्या मैं नए युग में गेमिंग से मरने वाला पहला कॉलेज छात्र बनने जा रहा हूँ? यह विचार उसके दिमाग में कौंध गया, लेकिन फोन से सक्शन फोर्स अगले ही पल गायब हो गई। झो वेन की उंगलियों ने आखिरकार अपनी आजादी हासिल कर ली। अब उनसे खून नहीं बह रहा था। उसी समय उसके बाएं कान पर एक अजीब सुनहरा पैटर्न दिखाई दिया। सुनहरा पैटर्न एक प्रतीक जैसा दिखता था जो उसके बाएं शंख की पीठ पर खुद ही गोदा हुआ था। इससे उसके बाएं कान में गर्माहट, धुंधली सी अनुभूति हुई। मैंने वास्तव में एक पौराणिक साथी अंडे को सेया है। झो वेन को विश्वास नहीं हो रहा था कि इसका परिणाम बहुत अविश्वसनीय था। एक पौराणिक रजत पंख वाली उड़ने वाली चींटी का साथी अंडा रक्त रंग के अवतार को मारने के लिए पर्याप्त था, लेकिन पौराणिक साथी अंडे ने इसे नष्ट नहीं किया। इसने झो वेन की सारी मौलिक ऊर्जा और उसके खून के एक हिस्से को ही चूस लिया। यह एक पौराणिक साथी जानवर की स्थिति से मेल नहीं खाता। झो वेन द्वारा सत्य श्रोता को विकसित करने के बाद 3 मुखी बुद्ध के हाथों में मौजूद 2 अन्य साथी अंडे गायब हो गए। बौद्धकालीन चमक बिखेरने वाली देदीप्यमान बुद्ध प्रतिमा ने भी धीरे धीरे अपनी चमक को परिवर्तित कर लिया और अपने मूल पत्थर के रूप में बहाल हो गई। यह अब न तो कुछ बोलता है और न ही कुछ करता है। झो वेन ने ये पुष्टि करने के लिए कि क्या ये वास्तव में एक पौराणिक साथी जानवर था, जल्दी से सत्य श्रोता के आंकड़ों की जांच की। सत्य श्रोता नश्वर विकासशील, ताकत 11, गति 11, संविधान 11, मौलिक ऊर्जा 11, प्रतिभा कौशल सत्य श्रोता अविनाशी स्वर्ण शरीर, बुराई से बचना 9 चरम सीमाएं। साथी स्वरूप बाली। झो वेन की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। सत्य श्रोता पौराणिक अवस्था में नहीं बल्कि नश्वर अवस्था में था। हालांकि झो वेन ने वास्तव में किसी मॉर्टल कंपेनियन बीस्ट के बारे में कभी नहीं सुना था जिसके सभी आंकड़े 11 थे। इसके अलावा इसमें 4 प्रतिभा कौशल थे। ये पहले से ही किसी कंपेनियन बीस्ट के पास मौजूद प्रतिभा कौशलों की अधिकतम संख्या थी। सिस्टम की अधिसूचना में कहा गया है कि यह पौराणिक चरण में था, लेकिन इनक्यूबेटेड परिणाम नश्वर चरण में क्यों है? क्या ये विकसित होने योग्य गुण से संबंधित हो सकता है? लेकिन मैं इसे कैसे विकसित करूं? मुझे यह मत बताइए कि यह चांदी के पंखों वाली उड़ने वाली चींटी की तरह है जो साथी अंडे खाकर विकसित होती है। झो वेन ने अब मंदिर में रहने की हिम्मत नहीं की। उसे चिंता थी कि कुछ बुरा हो सकता है। निकलने के बाद उन्होंने छोटे बुद्ध मंदिर की परिक्रमा की और महसूस किया कि यह अपने नाम के अनुरूप है। यह वास्तव में छोटा था। मंदिर हॉल के अलावा कोई अन्य मंदिर नहीं था, लेकिन यह संभव था कि ढहे हुए मलबे ने परिसर के अन्य क्षेत्रों को ढक दिया था। एक बार छोटे बुद्ध मंदिर का चक्कर लगाने के बाद झो वेन को कुछ नहीं मिला। जब 3 मुख वाले बुद्ध ने दोबारा मंदिर में प्रवेश किया तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस इतना कर सकता था कि खेल छोड़ दे। तभी उसने सत्य श्रोता को बुलाने का साहस किया। छोटा बुद्ध मंदिर बहुत अजीब था। यहाँ तक कि खेल में भी झो वेन ने वहां गड़बड़ी करने की हिम्मत नहीं की। झो वेन सत्य श्रोता नाम से अपरिचित नहीं थे। वास्तव में वह इसे अच्छी तरह से जानता था। बौद्ध मिथकों और किंवदंतियों में सत्य श्रोता कृतिगर्भ बोधिसत्व का पर्वत था। किंवदंती है कि यह एक सफेद कुत्ते से प्रकट हुआ था और इसमें दुनिया में होने वाली सभी घटनाओं को जानने की क्षमता थी। ये बेहद वफादार भी था। जर्नी टू द वेस्ट में 6 कानों वाले मकाक ने सन वुकोव का रूप धारण किया था और कोई भी देवता उनके बीच अंतर करने में सक्षम नहीं था। हालांकि सत्य श्रोता उन्हें अलग अलग बता सकता था, लेकिन उसने इसे जोर से बोलने की हिम्मत नहीं की। मुझे मत बताओ कि यह व्यक्ति वास्तव में महान सत्य श्रोता है। झो वेन को कुछ उम्मीद महसूस हुई। हालांकि सत्य श्रोता को बुलाए जाने के बाद झो वेन कुछ हद तक उदास हो गया था।
वह कोई सफेद कुत्ता नहीं बल्कि हथेली के आकार का सुनहरा रेशमी बंदर था। उसका सुनहरा फर सुनहरे रेशम के समान था और उसकी आंखें दो सुनहरे रत्नों के समान थीं। ये बेहद मनमोहक लग रहा था, लेकिन ये बहुत छोटा था। ये बंदा सत्य श्रोता है। जो वेन को ये कुछ हद तक अविश्वसनीय लगा। ये छोटी आकृति उन भयानक आंकड़ों के साथ विपरीत छोर पर खड़ी थी। वे बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं लग रहे थे। जो वेन ने सत्य श्रोता के साथी रूप को आजमाया और तुरंत ये जो वेन के बाएं कान के पीछे एक सुनहरे बाली में बदल गया। उसने महसूस किया कि उसका कान अचानक कांप रहा है, जैसे कि उसके कान में जो भी रुकावट थी उसे बाहर निकाल दिया गया हो। उसकी सुनने की क्षमता सामान्य सुनने की तुलना में कई गुना अधिक तेज हो गई। जो बात वह पहले नहीं सुन पाता था वह अब साफ सुनाई दे रही थी। ओह! जो वेन के कान में अचानक एक महिला की कराह सुनाई दी, जिससे उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। जब उसने उस दिशा पर नजर डाली जो की आ रही थी, तो उसे एहसास हुआ कि यह उसके पड़ोसी की ओर से था। और उसका पड़ोसी इतना घमंडी और ठंडा, कुछ हद तक पागल, एन-जिन था। ये सही नहीं है। यहाँ की इमारतों में विशेष रूप से साउंड ड्राइंग की जरूरत होती है। यहाँ तक कि मूल ऊर्जा कौशल सुनने वाले लोग भी दीवारों के माध्यम से एनी को नहीं सुन सकते हैं, तो मैं कैसे सुन सकता हूँ कि अगले दरवाजे पर क्या हो रहा है? मुझे बताएं कि सत्य श्रोता मेरी सुनने की क्षमता को कितना बढ़ा देता है। जो वेन ने सोचा। अध्याय 71 बीमार। बगल के दरवाजे से दर्द भरी करने की आवाज आती रही। जो वेन ने थोड़ी सी भौहें चैड ली क्योंकि वह झिझक रहा था कि देखूं या नहीं। लेकिन जब उसने सोचा कि एन-जिन एक अनुचित व्यक्ति है, तो उसने फैसला किया कि उसके साथ कोई संबंध नहीं रखना ही बेहतर होगा। इसके अलावा वे सबसे उन्नत अस्पताल से जुड़े परिसर में थे। यदि एन-जिन वास्तव में परेशानी में था, तो उसके लिए डॉक्टर के आने से बस एक फोन कॉल की दूरी थी। जब वे सत्य श्रोता की बाली की तलाश में थे तो उन्होंने कहा था कि वह एक गड़गड़ाहट वाली बात थी, जैसे कि जमीन पर कोई भारी चीज गिर गई हो। जब आवाज दी वेन के बाएं कान तक, तो उसके दिमाग में एन-जिन का काफी ग्राउंड से जमीन पर डेल का स्मारक दिखाई दिया। ये दिखने में लगभग बिल्कुल ही तेजी से गायब हो गया था। तेजी से बढ़ती तब आई थी जब बगल में ही गायब हो गई थी। मुझे मत बताएं कि एन-जिन के साथ वास्तव में कुछ हुआ था। हालांकि जो वेन एन-जिन को लेकर ज्यादा चिंता नहीं थी, लेकिन उनके साथ कोई खून का झगड़ा नहीं था। उसकी मां ओयांग लैन के कारण वह उसे मरते हुए भी सफल नहीं देख पाए। कुछ झिझक के बाद जो वेन ने बगल के दरवाजे पर दर्शकों को देखने का निर्णय लिया। अपना चेहरा ढोकर और इमारत से बाहरी दिखावटी, वह लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों पर कूद गया और एक दरवाजे के सामने खड़ा हो गया और घंटा बजाई जो एक से एक कमरा था। कैमरा। जो वेन का मानना था कि अगर कोई जिन जवाब दे सकता है, तो इसका मतलब है कि वह ठीक था। फिर वह गेमिंग पर लौट आया। हालांकि अगर किसी ने उत्तर नहीं दिया, तो इसका मतलब निश्चित रूप से था कि कुछ गलत हो गया था। वह यूं ही कोई सुविधा नहीं दे सका। आखिरकार उनमें करुणा की भावना थी। वह किसी अजनबी के लिए भी आपातकालीन सेवाओं के लिए कॉल करता है। एक बार दरवाजे की घंटी के बाद भी उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई क्योंकि इमारत में गंदगी थी। जो वेन ने ध्यान से सुनने के लिए अपने बाएं कान की अंगूठी का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी वह अंदर की कोई आवाज नहीं सुन सका। कोई पदचाप भी नहीं थे। मुझे मत बताओ सच में कुछ हुआ था। जो वेन ने लिटिल नारहेन चेडियन। ये सुनिश्चित करने के लिए वह बार बार दरवाजे की घंटियां दबाए, लेकिन मौन ही एकमात्र प्रतिक्रिया थी। देखने से तो यही लगता है कि कुछ ऐसा ही सामने आया है। बिना किसी हिचकिचाहट के जो वेन ने इमारत को ध्यान से देखना शुरू कर दिया। दरवाजे पर कीपैड दरवाजा ताला था और यह विशेष वार्टी से बना था। दरवाजा तोड़ना आसान नहीं था। यदि वह प्रवेश नहीं कर सका, तो उसने स्कूल को इसकी सूचना देने की योजना बनाई। अपनी दृष्टि ऊपर की ओर घुमाते हुए उसने महसूस किया कि दूसरी मंजिल के विशेष टेम्पर्ड ग्लास स्लाइडिंग दरवाजा बंद था, लेकिन लॉक नहीं किया गया था। वह चित्रपट तक चला गया, दरवाजा खोलकर भवन में प्रवेश किया। फोर सीजन्स गार्डन की वास्तुकला एक जैसी जगह। जो वेन बड़े अपनेपन के साथ सीधे शयन कक्ष की ओर दौड़े। सौभाग्य से समस्या शयन कक्ष में हुई। यदि साधना कक्ष में कुछ भव्य घटना घटी है, तो संभवतः मुझे इसकी सूचनात्मक विद्यालय पाठ्यपुस्तकों को अध्ययन करना होगा। मुझे आश्चर्य है कि वे उसे बचाने के लिए समय पर क्या करेंगे। जो वेन ने खुला दरवाजा खोला और प्रवेश किया। नाइट पर एन-जिन ने उनका स्वागत किया। उनका चेहरा आश्चर्यजनक रूप से पीला पड़ गया था। उसकी उंगलियां बंद हो गईं और उसने अपने दांत कसकर भींच लिए। उसे बहुत खाना आ रहा था और उसका शरीर अकड़ रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह अच्छी स्थिति में है। तुम्हारे साथ क्या गलत है?
जो वेन आगे बढ़े और एन जिन के पास झुक गए। फिर उसने अपने नाक के जंजाल भाग पर चुटकी काट ली। हालांकि एनजी चाहता था कि वह मर जाए। उनके शारीरिक मजबूती के कारण उन्हें एक अजीब बीमारी हो गई थी। उन्हें समय समय पर फिल्म में दिखाया गया जिससे उनके शरीर में असहनीय दर्द हुआ। गंभीर मामलों में उनका पूरा शरीर सुन्न हो गया था और वे गतिहीन रहे थे। शुक्र है कि ये अजीब बीमारी एक महिला के घर जैसी थी। ये समय पर नहीं आया और एन जिन को उम्मीद थी कि यह कब होगा। उस दौरान वह अपने कमरे में दर्द सहने के लिए रुकी थी। खत्म हो गया था। आज शेल्फ देख सहने की योजना बनाई गई थी, जैसा कि वह आमतौर पर करती थी। लेकिन ये घटना सामान्य से भी बदतर थी, इसलिए वह ले गई ट्रॉली करा छोड़ने से खुद को रोक नहीं पाए। इसे जो वेन ने ट्रुथ लिसनर को कान की बाली के रूप में मंदी सुना था। दर्द के कारण एन जिन सत्य घूमते नजर से गिर गया। डेल से उसका शरीर अकड़ गया और गतिहीन हो गया, लेकिन वह स्पष्ट बनी रही। उसने वेन को दरवाजे की घंटी दबाते हुए भी सुना था। उसे विश्वास था कि उसने बिना कोई उत्तर दिए, लेकिन उसे तब आश्चर्य हुआ जब वह अपने नमूनों में जंप करके अंदर घुस गई। एनजी को स्क्रीनिंग दरवाजा बंद न करने पर गहरा अफसोस हुआ। वास्तव में उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। आखिरकार वे सनसेट कॉलेज में थे। केवल छात्रों को ही अंदर प्रवेश दिया गया और हर जगह निगरानी कैमरे लगे हुए थे। किसी को भी उसकी शारीरिक समस्या के बारे में पता नहीं था, इसलिए वे उसके कमरे में ऑटोमोबाइल की हकीकत नहीं बताते थे। जब जो वेन शयन कक्ष की ओर चला गया तो एन जिन प्रार्थना करते हुए दर्द सहता रहा कि वह प्रवेश न करे। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने सिर्फ नाइटगाउन पहना था। प्रत्येक प्रकरण का एक लक्षण अत्यधिक शक्तिशाली होना था, इसलिए उसके स्थान परिवर्तन की आवश्यकता थी। परेशानी कम करने के लिए उन्होंने नाइटगाउन ले लिया। इसके अलावा एन जिन की वर्तमान स्थिति उसके पतन का कारण अशोभनीय थी। छोटी उम्र से मैनर्स की शिक्षा प्राप्त करने के कारण वह शेरों को उस मुद्रा में देखने के लिए स्वीकार नहीं कर सका, जो कि गुड़िया थी, ओलिवे जो वेन, जिसे वह अपना शत्रु मानता था। उन्होंने स्पष्ट रूप से इसके बारे में और कुछ नहीं सोचा। उन्होंने एक मरीज की तरह उसका इलाज और उसकी नाक भींचते हुए पूछा, क्या आप मुझसे सुन सकते हैं? कर सकते हैं आप? एन जिन ने अपनी इनलाइन कॉलें और झो वेन की ओर देखा, लेकिन वह बस इतना ही कर सकती थी। इस समय उसका दर्द उसकी चरम सीमा पर पहुंच गया था। उसका शरीर अकड़ रहा था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। यहां तक कि उसके दांत भी किटकिटा रहे थे, इसलिए बोलने की ताकत नहीं रह गई थी। चिंता मत करो, मैं तुरंत डॉक्टर को कॉल करूंगा। जब जो वेन ने उसे अपनी ओर झुका हुआ देखा तो उसे राहत महसूस हुई। लेकिन वह मेरी नहीं थी, इसलिए उसके इलाज की संभावना थी। उन्होंने सामान्य तौर पर आउटलुक और स्कूल के आपातकालीन नंबर पर कॉल करके अस्पताल से अपने डॉक्टर को नहीं बुलाया। फोर सीजन्स गार्डन के छात्रों के रूप में उन्हें जो सिखाया गया वे बहुत अच्छे थे। उनके सबसे निकट उत्कृष्ट चिकित्सा कारखाने भी थे। एन जिन ने जब देखा कि वह अस्पताल में फोन करने वाला है तो वह चिंता से भर गई। उसकी बीमारी ऐसी नहीं थी जिसका इलाज कोई सामान्य डॉक्टर नहीं कर सका, इसलिए अस्पताल जाना जरूरी था। अन्यथा परिवार के लिए उपयुक्त के साथ उसे लीग के सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत और व्यवहार्यता से सबसे अच्छा उपचार जो उसे सबसे ज्यादा ठीक लगी वही ये थी कि वह एक नाइटगाउन वियर था जो केवल उसके मिडल जॉ को दिया गया था। साथ ही उनके बाल भी बिखरे हुए थे। यदि मेडिकल टीम द्वारा उसका परीक्षण किया गया तो उसे अन्य छात्रों को इस अवस्था में देखने को स्वीकार नहीं किया जा सकता था। हालांकि उसने नोटिस किया था कि वह रिश्ते के कारण ऐसा कर रही है। एन जिन टूटे हुए अपने दांत पीसने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। जैसे ही जो वेन फोन करने वाली थी, एन जिन ने अपने शरीर पर नियंत्रण हासिल करने की बहुत कोशिश की। वह काटती है इच्छा शक्ति के साथ दांत किटकिटाते हुए चिल्लाए, डी फोन मत करो, मैं ठीक हूं। जब जिन ने ये शब्द कहा तो उसकी सारी ताकत खत्म हो गई थी। उसका चेहरा और पीला पड़ गया था और उसकी आवाज बेहद कांप रही थी। वह लगभग सुन ही नहीं पा रही थी कि क्या कहा जा रहा है। शुक्र है जो वेन ने सत्य श्रोता बाली की रचना की थी और वह उसे स्पष्ट रूप से सुन सकता था। हालांकि उसने अपनी पेंटिंग अभिव्यक्ति को संदेहपूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, तुम ठीक नहीं लग रही हो। यदि आप बीमार हैं तो आपको उपचार की आवश्यकता है। आपको अपनी बीमारी नहीं छुपानी चाहिए और डॉक्टरी सलाह नहीं लेनी चाहिए। आराम करें और बाकी खिलाड़ियों पर छोड़ें। एन जिन स्टार्टअप में था। शुक्र है उसका दर्द पहले ही चरम सीमा तक पहुंच चुका था और अब वह वास्तव में बेहतर महसूस कर रहा था। छुरी के दर्द को सहते हुए उसने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। छुट्टियां। अध्याय 72 रक्त पुनः आरंभ चाहे। तुम ठीक नहीं लग रहे हो।
जो वेन ने सोचा और आत्मज्ञान में कहा, क्या आप पवित्र हैं कि मैं इस अवसर का लाभ उठाऊंगा? चिंता मत करो। हालांकि मैंने आपके बारे में बहुत अधिक नहीं सोचा है, लेकिन सिस्टर लेन और मेरे पिता की वजह से मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं बस एक डॉक्टर को बुला रहा हूं। इतना ही। जो वेन ने आपातकालीन हॉटलाइन पर कॉल करना जारी किया। एनजिन चिंता और शर्मिंदगी से जल उठी और वह एक बार फिर चिल्लाए, कोई डूबना नहीं है। वस्तुतः इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे मासिक धर्म में ऐंठन हो रही थी। मैं कुछ आराम के बाद ठीक हो जाऊंगी। छोड़ो, मेरे आराम में खल्ल मत डालो। एंजिन ने यही कारण बताया क्योंकि वह कुछ और नहीं सोच सका था। वह बस यही चाहती थी कि वह चली जाए। अच्छा ऐसा है। मैंने सुना था कि महिलाओं को महीने में कुछ दिन बहुत दर्द होता है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना बुरा होगा। जो वे छोटी उम्र से अकेले रहती थीं और उनकी मां नहीं थी, इसलिए उनकी महिलाओं से बहुत कम संपर्क था। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने खेती करना शुरू कर दिया और उसका कभी कोई दोस्त नहीं रहा। उसे ऐसे मामलों के बारे में लगभग कुछ भी पता नहीं था। हालांकि उन्हें संदेह था। जो वेन का मानना था कि यह अनुमान नहीं था कि वह अपने जीवन के साथ खेलेगी। मैं वास्तव में माफी चाहता हूँ। मैं अब जाऊंगा, जो वेन ने एनजे के कमरे से बाहर आंगन से पहले शर्मिंदगी में कहा। जब एनजिन ने उसे बाहर देखा तो उसे राहत की सांस ली। उसे जो दर्द हो रहा था वह भी काफी कम दिख रहा था। महिलाओं को निश्चित रूप से यह कठिन लगता है। सौभाग्य से मैं एक आदमी हूँ। मुझे हर महीने इस तरह का दर्द सहना नहीं पड़ता। जो वेन ने अपने आवाज पर खाना खुद से कहा। हालांकि मेकिंग मशीन पर उसे एहसास हुआ कि यह उसके लिए बहुत कठिन था। जब वह सोता था तो अपने व्यंग्य में एक परेशान करने वाले मंत्र की तरह का अनोखा शोर मचा दिया था। उन्हें प्रतिदिन बड़ी मात्रा में खून भी पता था। इस बार खास तौर पर ऐसा ही था। ट्रुथ लिसनर को इंक्यूबेट करने के लिए उन्होंने कम से कम 500-600 सीसी खून खोया था। उसके पास ये भी अच्छा नहीं था। मुझे पिछली बार कुछ ब्राउन शुगर और वुल्फबेरी का संबंध था और मुझे नहीं पता कि यह काम करता था या नहीं। मैं इसे खरीदने के लिए कुछ पका भी सकता हूँ। मेरा लक्ष्य हाल ही में बहुत भयानक हो गया है। जो वेन ने अपना माथा खुजाया और मन ही मन सोचा। अपने कमरे में खून कर लौटा। जो वेन की पेजेशन करने वाला पे बनाने की बात भूल गया क्योंकि वह पीस रहा था। इस बार जो वेन ने प्राचीन इंपीरियल सिटी कालकोथरी में प्रवेश किया। स्कैनलेटन जनरल को मारने के बाद उसके पास स्कैनलेटन जनरल कंपेनियन एक ड्रॉप था। हालांकि आंकड़े हर ग्राहक में पहले वाले से तुलनीय नहीं थे। जो वेन ने इसे सीधे सिल्वर विंग फ्लाइंग चींटी को दिया। जहां तक सत्य श्रोता की बात है, चौधरी भूखा की कोई सूचना नहीं थी। वेन को पता नहीं था कि इसकी आवश्यकता है या नहीं। संपूर्ण बुद्ध शहर में स्विच करने के बाद उन्हें अब छोटे बुद्ध मंदिर की स्थापना की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वे क्षेत्र को कवर करना समाप्त कर दिया गया था। उन्होंने कमल तालाब में उत्परिवर्ती बुद्ध हृदय कमल को स्थापित किया था और वह फिर से उत्पन्न नहीं हुए थे। जो वेन ने कमल तालाब को छोड़ दिया और निचले बुद्ध शहर में गहराई तक चला गया। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने कुछ कमल तालाब देखे, लेकिन उनमें से हर एक में परिवर्तित बुद्ध हृदय कमल नहीं था। दिन पूरा बुद्ध ठहरने के बाद केवल एक साधारण हृदय लोटस कंपेनियन आंदा गिरा। हालांकि आंकड़े सामान्य रूप से थे, यह एक हृदय प्रकार का दोस्त जानवर था। जो वेन ने इसे इंक्यूबेट किया, उसके दोस्त के रूप में उपयोग करने की योजना बनाई गई ताकि उसका दिल कभी भी खराब हो जाए पर लघु रूप से काम करना जारी रख सके। इतनी सारी रातों की नींद हराम करने के बाद जो वेन अंततः इसे सहन नहीं कर सका। उसने अपना फोन बंद कर दिया और अगली सुबह तक सो गया। उसी समय जो वेन ने समृद्ध आहार तैयार करने के लिए ब्राउन शुगर वुल्फबेरी चाय का एक पोस्टर बनाया। जो वेन, क्या तुम मुंह पर हो? आज का दिन है, बाहर आओ और घूमो। जैसे ही जो वेन ने अपनी चाय बनाई, ली हुआन ने फोन किया। वहां देखना क्या है? जो वेन ने उत्सुकता से पूछा। आज नए छात्रों के लिए क्रैक का दिन है। स्कूल के कई क्लब नए छात्रों की भर्ती कर रहे हैं। हम भी देख सकते हैं, ली जुवान ने हंसते हुए कहा। मुझे किसी भी क्लब में शामिल होने में कोई भी शामिल नहीं है। जो वेन ने खून की सप्लाई करने वाली चाय का एक कप डाला और उसे पी लिया। तुम्हें किसी में शामिल होने की बर्बादी नहीं है। आप सभी खूबसूरत महिला जूनियर्स और सीनियर्स पर एक नज़र डाल सकते हैं। ली हुआन ने अपने असली मकसद का खुलासा किया। दिलचस्पी नहीं है। जो वेन ने अभी भी ग्राउंड बुद्ध सिटी की खोज की योजना बनाई है। इतने ठंड मत बनो। फायदे हैं। स्कूल मिशन नामांकनेगा और उनमें से अधिकांश को एक टीम द्वारा पूरा करने की आवश्यकता होगी। बुजुर्गों के पास से पहले से ही उनके रिकॉर्ड हैं।
अगर हमें नई टीम बनानी है तो नए लोगों को भर्ती करना होगा। अभी भी घूमना, भविष्य के लिए तैयारी करना है। ली जुआन ने बहुत सारे कारण बताए जिससे कि जो वेन को इतना नुकसान हुआ कि वह परिसर में घूमने के लिए तैयार हो गया। चाय का एक बड़ा कटोरा पीने के बाद यू वेन ने एक थमस भरा और अपनी जगह से बाहर चला गया। ऐसा हुआ कि एन जिंग उसी समय बाहर आ गई। जब उसने उसे देखा तो उसने अपने दांत पीसने से खुद को रोक नहीं लिया। हालांकि जब उसने अपने हाथ में ग्लास थमस देखा तो वह थोड़ा अचंभित हो गया। उसने इसे पहचान लिया। वुल्फबेरी और अन्य पूरक थे और यह स्पष्ट था कि इसे ब्राउन शुगर के साथ बनाया गया था। उसके नौकरों ने पहले ही इसे तैयार कर लिया था। आपको क्या लगता है कि आप मुझे एक कप ब्राउन शुगर युक्त पानी रिश्वत दे सकते हैं? पुरुषों ने इसे लगभग कभी नहीं पिया और कल जो उसके बाद हुआ, एनजिन ने कल्पना की कि उसने अपने साथ अपने स्वाद को गर्म करने की उम्मीद में उसके लिए इसे बनाया था। हालांकि उसके मन में ये बात थी, फिर भी आंखों का भाव नंगा हो गया। उन्होंने वेन को काफी विचारशील और संवेदनशील पाया। जब जो वेन अपने आंगन से बाहर चला गया तो एन जिंग भी बाहर आ गया। उसके पास से उसके पास तक पहुंचने के लिए रिजॉर्ट से बाहर जाएं। वह जो वेन को आते हुए देख रही थी, सोच रही थी कि अगर वह उसे दे तो क्या उसे इसे स्वीकार करना चाहिए। उसके विचारों के बीच वह उसके सामने पहुंचा और उसने एक जिन को अपनी ओर देखा। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे से उसकी ओर सिर हिलाया। एन जिंग ने कल्पना की कि जो वेन ने उसे चाय ही दे दी थी, तभी उसने उसे सिर हिलाया। उसने अपना सिर थोड़ा सा दूसरी ओर घुमाया और अपने हाथ का इंतजार करने लगी। उसे आश्चर्य हुआ, जो वेन हाथ में थमस लेकर उसके पास से गुजरी। उसकी ओर से कारोबार का कोई मतलब नहीं था। और तो और चलते चलते उसने एक कॉर्पी भी ले ली। ये कुछ ज्यादा ही मीठा लगता है, जो वेन ने एक कॉर लेने के बाद खुद से कहा। एंजाइना का चेहरा जल गया क्योंकि उसकी आंखें लगभग आग की लपटें निकल रही थीं। जो वेन ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और सीधे फोर सीजन्स गार्डन से बाहर चला गया। आप ऐसी कोई भी चीज अधिक मात्रा में पीने से क्यों नहीं मर जाएंगे? जब एक जिन ने प्रस्थान करते हुए तस्वीरें देखी तो उसने अपने दांतों से अपमान किया। आज का दिन था, हालांकि सनसेट कॉलेज जनरल स्कूल से अलग था। कोई स्वागत समारोह या बहुत अधिक सजावट नहीं थी। भीड़ के अलावा ये सामान्य दिनों से अलग नहीं लग रहा था। सड़क के दोनों हिस्सों पर मेजों की दो कतारें करीने से रुकी हुई थीं। उनके सामने स्कूल के क्लबों की भर्ती अधिसूचना के बैनर और संकेत लगे हुए थे। सनसेट कॉलेज ने उन्हें क्लब स्थापित करने के लिए नियुक्त किया है। यह आशा की जाती है कि इससे छात्रों के बीच सहयोग में वृद्धि हो सकती है, खासकर जब वे मिशन पूरा करने के लिए फ्लोरिडा में प्रवेश करते हैं। जो वेन, मैं यहाँ हूँ। जैसे ही जो वेन इधर उधर देख रहा था, उसने एक विशेष क्लब के भर्ती बूथ से ली हुआन की बात सुनी। उसने पलट कर देखा और पाया कि ली वेयांग और ली हुआन एक साथ थे। ली वेयांग उस पर अपना हाथ उठा रहा था।